हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आप सबका आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म गुप्ता क्लासेस में। चलिए भाई, आज हम हिंदी के कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। और ये वाले जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपके कोई भी, आप यूपी से रिलेटेड कोई सा भी आप एग्जाम दे दे, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, एसआई का हो, आरओ एआरओ का हो, या फिर सीटेट यूपी टेट, कोई सा भी हो, आप उसमें ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा, उसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला। पहले है द्विवेदी पदक, दूसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तीसरा है सेक्सरिया पुरस्कार, चौथा है हमारा भारत भारती। चलिए पहले आप लोग ट्राई करिए, कोशिश करिए, होता है तो ठीक है, वरना हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, इन चारों में से आंसर देना है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो महादेवी वर्मा की है यामा। ठीक है, महादेवी वर्मा की जो यामा रचना है उसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, 1982 में, 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना के लिए मिला, यामा के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है नीरजा के लिए, तो नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है उन्हें, सेक्सरिया पुरस्कार मिला है। ठीक है, नीरजा के लिए सेक्सरिया मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला है, यामा के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद रखें, एग्जाम में कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, महादेवी वर्मा की यामा और नीरजा से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दूसरा है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कौन सी रचना है जिसपे कौन सा पुरस्कार मिला भाई, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। तो साहित्य देवता है, या हिम तरंगिनी है, या युग चरण है, या फिर हिम किरीटनी है, बताइए। चलिए आंसर दीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए। वैसे तो ये बहुत फेमस है, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है और एसआई में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूं कि ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूं वो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका भी आंसर। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कौन सी रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो आप लोगों को पता है कि हिम तरंगिनी बहुत फेमस है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना बहुत फेमस है हमारी हिम तरंगिनी। इसके लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरा है हमारा सार सुधानिधि पत्र के संपादक थे। सार सुधानिधि पत्र के संपादक थे, यानी कि सार सुधानिधि हमारा पत्र है, इसके संपादक बताने आप लोगों को। चलिए आप लोग ट्राई करिए। सार सुधानिधि पत्र के संपादक, चलिए मैं बता देती हूँ, पंडित सदानंद मिश्र, या फिर बख्तावर सिंह, या फिर पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, या फिर रामदास सिंह। तो सार सुधानिधि पत्र के जो संपादक थे वो थे, कौन थे, पंडित सदानंद मिश्र थे। ठीक है, सार सुधानिधि पत्र के संपादक जो थे वो कौन थे भाई, पंडित सदानंद मिश्र थे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। विशाल भारत पत्र कहां से प्रकाशित हुआ। विशाल भारत पत्र जो है ये कहां से प्रकाशित हुआ। अब ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं, ये आपकी जो है हिंदी लिटरेचर से संबंधित है, यानी कि हिंदी साहित्य से संबंधित है। ठीक है, तो हमारे ये सब जो आएंगे, जो आप प्रश्न देख रहे हैं, ये सारे के सारे मिक्स हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य के हो, चाहे वो हिंदी व्याकरण के हो, कोई से भी हो, सारे के सारे प्रश्न इसमें मिक्स मिलेंगे। और रचनाएं भी वो सब हैं जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछी गई हैं। ठीक है ना, तो चलिए बताइए, विशाल भारत पत्र कहां से प्रकाशित हुआ।
चलिए, दिल्ली, जबलपुर, कलकत्ता या इलाहाबाद। तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ कौन सा पत्र है? विशाल भारत पत्र है। ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ 1928 में, 1928 में प्रकाशित हुआ है। ये सब चीजें आप नोट कर लेना जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ कि विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ, ये तो पता चल गया कलकत्ता से, लेकिन कौन से सन में हुआ, कभी कभी एग्जाम में ज्यादा डिटेल में भी पूछ लेता है कौन से सन में हुआ, तो 1928 में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेवा सदन किसकी रचना है? ये तो बहुत फेमस रचना है और कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। चलिए आप लोग ट्राई करिए, सेवा सदन रचना किसकी है? सेवा सदन रचना किसकी है? तो सेवा सदन रचना जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद या फिर यशपाल? जल्दी से आंसर दीजिए। सेवा सदन जो है वो प्रेमचंद की है। प्रेमचंद हमारे आप सभी को पता है, वैसे तो ये चारों ही हमारे बहुत फेमस हैं कवि, लेकिन जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद ये हमारे को ज्यादा ही फेमस है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है हमारे कवि। तो सेवा सदन किनकी है भाई? प्रेमचंद की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर, अब प्रेम का मतलब ये मत समझ लेना कि प्रेम सागर जो है वो भी प्रेमचंद की लिख दो, वैसे तो इसमें शायद ऑप्शन ही नहीं दे रखा प्रेमचंद, ऐसा मत सोचना। तो प्रेम सागर हमारी किन की रचना है? प्रेम सागर है लल्लू लाल की रचना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है हमारा समाचार सुधा वर्षन किस प्रकार का पत्र है? ये तो मैंने आप सभी बच्चों को क्लास में भी करवा रखा है कि सुधा वर्षन जो पत्र है वो हमारा किस प्रकार का पत्र है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग बता सकते हैं कि सुधा वर्षन जो है वो किस प्रकार का पत्र है। हमारा जो है साप्ताहिक है या दैनिक है या फिर पाक्षिक है या फिर मासिक पत्र है, किस प्रकार का पत्र है? देखिए भाई, सुधा वर्षन जो है मैंने आप लोगों को लिखवाया था, ये हमारा जो है दैनिक पत्र है। ठीक है, सुधा वर्षन किस प्रकार का पत्र है भाई? दैनिक पत्र है हमारा। ठीक है, और कौन से सन में हुआ था प्रकाशित? इधर लिख देती हूं मैं, 1854 में हुआ था, कलकत्ता में। ठीक है, सुधा वर्षन जो पत्र है ये हमारा दैनिक पत्र है। दैनिक मतलब कि रोजमर्रा में जो आते हैं। ठीक है, दैनिक पत्र है, 1854 में प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और इसे प्रकाशित करने वाले जो थे वो कौन थे? हमारे प्रकाशित जो करने वाले थे वो थे हमारे श्याम सुंदर सेन। ठीक है, समाचार सुधा वर्षन जो पत्र है वो हमारा दैनिक समाचार पत्र है, 1854 में प्रकाशित हुआ, कलकत्ता में हुआ, और किसने करा? श्याम सुंदर सेन ने। तो यहाँ पे ये 4 टाइप के क्वेश्चन है, एग्जाम में कोई सा भी टाइप आप लोगों को मिल सकता है देखने को। जैसे कि यहाँ मिला है कि समाचार सुधा वर्षन जो है वो किस प्रकार का पत्र है, तो दैनिक पत्र है। या ये पूछ लेगा कौन से सन में प्रकाशित हुआ, तो 1854 में हुआ। कहाँ प्रकाशित हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। प्रकाशित करने वाले जो संपादक थे वो कौन थे, तो श्याम सुंदर सेन थे। तो यहाँ से 4 तरीके के क्वेश्चन है और एग्जाम में कोई सा भी आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर भी कीजिए। अब शेयर क्यों करना है? क्योंकि आप लोगों के मित्र होंगे। अब एक बात बताओ, भला तो सभी का होना चाहिए ना, आप लोगों के मित्रों तक भी ये सब क्वेश्चंस वगैरह पहुंचने चाहिए जो एग्जाम में हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है ना, चलिए आगे हमारा आता है नेक्स्ट, अंधेरी नगरी। एक तो है हमारा अंधेरी नगरी, एक है हमारा अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार, चलिए बताइए, ट्राई करिए। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर भीष्म साहनी। तो अंधेर नगरी नाटक जो है वो है मोहन राकेश का। ये तो बहुत फेमस नाटक है। जब हम 10th 12th में
एग्जाम में जाते थे ना तो वहां भी बहुत पूछा जाता था ये, कई बार आपके यूपी पुलिस और एसआई में तो कई बार पूछा गया है कि अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश है। ठीक है ना। चल आगे की ओर चलते हैं अब हम। दशरथ सतु तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरण है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है। यानी कि ये दशरथ सतु तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये जो है ये हमारी किसकी पंक्ति है। तुलसीदास जी की है, कबीरदास जी के, केशवदास जी के, या फिर सूरदास जी की है। आप लोग ट्राई करिए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि आप लोगों को पता नहीं कि किसकी पंक्ति है, ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकता है इसमें कौन सा रस है, या ये भी पूछ सकता है इसमें कौन सा अलंकार है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को ये नहीं पता कि किसकी पंक्ति है, तो सबसे आसान ट्रिक बता रही हूं मैं ये पता करने के लिए कि किसकी पंक्ति है। आप लोगों को राम नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप सभी को पता है इन सब में से जो राम जी का वर्णन करा है वो किसने करा है भाई। जैसे कि राम जी के जो भक्त थे वो कौन थे, तुलसीदास भी थे और कबीरदास भी थे, दोनों ही हमारे राम जी के भक्त थे। ठीक है। अब ऐसी अगर कंडीशन बैठ जाए कि तुलसीदास जी और कबीरदास जी दोनों दे रखे हो, तो उसमें पहली प्राथमिकता हमें कबीरदास जी को देनी चाहिए। वैसे ये पंक्ति जो है वो हमारे कबीरदास जी की है, लेकिन मैंने फॉर एग्जाम्पल बता दिया, अगर एग्जाम में ऐसी कंडीशन बैठ जाए तो क्या करना है हमें, तो हमें फिर कबीरदास जी पे टिक करना है। क्लियर हो गया। तो ये दशरथ सतु तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये जो पंक्ति है ये हमारी किनकी है भाई, कबीरदास जी की है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे है हमारी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो खड़ी बोली का हमारा प्रथम महाकाव्य यानी कि हम लोग जो बोली बोलते हैं उसे कहते हैं खड़ी बोली। ठीक है, हमारी और आपकी जो बोली है उसे कहा जाता है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य जो है वो कौन सा है भाई, प्रिय प्रवास। ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा जा चुका है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास। चल आगे है हमारा पवार, इसमें से किस बोली से संबंधित है। ठीक है, ओ सॉरी, पवारी इसमें से किस बोली से संबंधित है, यानी कि पवारी जो है इन सब में से किस बोली के अंतर्गत आती है। तो कोशिश कीजिए बताइए। पवारी जो है किस बोली में आती है, ब्रज हो गई, यानी कि ब्रज भाषा हो गई। ठीक है, ये ब्रज बोली कह लो, खड़ी बोली हो गई, बुंदेली हो गई या अवधी हो गई। तो पवारी जो है वो बुंदेली के अंतर्गत आती है। ठीक है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये सब मैं क्लास में आप लोगों को करवा चुकी हूं कि हिंदी को हमने 5 कालखंडों में विभाजित कर दिया। ठीक है, हिंदी को भी 5 भागों में बांट दिया, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और एक है हमारी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, ठीक है। तो हिंदी को हमने अलग अलग 5 कालखंडों में विभाजित कर दिया। तो ये 5 कालखंड है जिसमें हमने हिंदी को विभाजित कर दिया। हिंदी एक है, उसे हमने 5 भागों में बांट दिया, जो पांचों आप लोगों के सामने हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हिंदी को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी को 5 कालखंडों में विभाजित किया गया है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। अब इसमें क्या पूछा गया है, ये जो आप लोगों की अलग अलग हिंदी है ना, अगर आप लोगों को याद हो तो मैं क्लास में भी करा चुकी हूँ कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषा आती है, राजस्थानी हिंदी में, बिहारी में और पहाड़ी हिंदी में कौन सी भाषाएं आती हैं। ठीक है, ये सब मैं आप लोगों को ट्रिक के साथ करवा चुकी हूँ। ट्रिक के साथ पढ़ोगे तो भूलने की कभी नहीं हो। ठीक है ना। तो कन्नौजी पूछा गया है कि कन्नौजी जो है वो किसके अंतर्गत आती है, कन्नौजी भाषा जो है वो किसके अंतर्गत आती है। चलो कन्नौजी जो है वो आती है हमारी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। चल अब आती है हमारी राघड़ी बोली, कहाँ बोली जाती है। राघड़ी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है। भाई देखिए, कुछ बोलियां ऐसी हैं जो आप लोगों को खुद से ही याद करनी पड़ेंगी। ठीक है,
जो आप लोगों को खुद से ही याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। और कुछ ही बोलियां जो एग्जाम में पूछी जाती है, वरना ज्यादातर ये हिंदी का बहुत पूछा जाता है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा है। तो आपसे पूछा गया रागड़ी बोली किस में बोली जाती है, तो रागड़ी बोली जो बोली जाती है वो हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणा की बोली थोड़ी सी अलग है ना, और रागड़ी शब्द देख लो वो भी मैच करता है वहां से, तो इसलिए वो हरियाणा में बोली जाती है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है, यानी कि खड़ी बोली जो है, हमारी जो बोली है खड़ी बोली, उसमें जो है वो हिंदी का सही नाम क्या है, ठीक है। इसका जो एग्जैक्टली सही नाम है वो क्या है, हम लोग तो बोल देते हैं खड़ी बोली, लेकिन इसमें इसका और भी सही नाम क्या हो सकता है। तो खड़ी बोली का जो अन्य नाम है वो है हमारी कौरवी हिंदी, ठीक है। खड़ी बोली जो है उसका दूसरा अन्य नाम क्या है हमारा, कौरवी हिंदी। नेक्स्ट है हमारा, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया। भाई आप लोगों को पिंगल नाम सुन के कुछ याद आया कि छंद के जो जनक है वो पिंगल नामक जनक है, पिंगल ऋषि जो है वो छंद के जनक है, ठीक है। इसलिए हमारे छंद का जो दूसरा नाम है वो पिंगल भी रखा गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये छंद से संबंधित प्रश्न नहीं है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया। तो खड़ी बोली को दिया गया, भोजपुरी को दिया गया, अवधी या ब्रज भाषा किसे दिया गया, जल्दी से बताइए। पिंगल नाम जो दिया गया वो हमारी ब्रज भाषा को दिया गया, ठीक है। किस भाषा को शुरू में पिंगल नाम दिया गया, तो ब्रज भाषा को दिया गया। आगे हमारे शब्द हैं एगल, भैगल आदि किस बोली की तरह की क्रियाएं होती है, यानी कि ये भी पूछा गया इसमें कौन सी बोली है, देखिए, और इसमें क्रिया भी पूछा गया, यानी कि ये एगल भैगल है ना, ये सब जो भाषाएं होती हैं वो कौन सी बोली की है ये पूछा गया है। भोजपुरी में बोली जाती है, अवधी में, ब्रज भाषा में, बुंदेली में। और ये भी पूछा गया कि इनके मतलब क्या होते हैं, कौन सी क्रिया में आती है, ये भूतकाल है, वर्तमान या भविष्य काल, कौन सा, ये पूछा गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हम लोग शब्द सुनते हैं, हम लोग तो बोलते नहीं है, हम लोग जो शब्द सुनते हैं एगल भैगल चलत वलत, ये सब जो शब्द सुनते हैं उनका मतलब क्या होता है कि जो क्रिया हमारी बीत चुकी होती है, जो क्रिया हमारी भूतकाल में बीत चुकी होती है, इनका मतलब वो होता है। अब सबसे पहले हम भूतकाल को देखते हैं, तो भूतकाल में यहाँ पे दो हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, बाकी ये दो तो हम एलिमिनेट कर देते हैं, इन्हें हटा देते हैं, क्योंकि वर्तमान और भविष्य के नहीं होते हैं, ठीक है, भूतकाल में होता है। अब भूतकाल में ये भोजपुरी है, ये ब्रज भाषा है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला है एगल भैगल चलत करत, तो ये सब ब्रज भाषा नहीं होती, ये सब होती है हमारी भोजपुरी भाषा, ठीक है, यानी कि भोजपुरी भूतकालिक भाषा है ये हमारी। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, मगही किस उपभाषा की बोली है, यानी कि मगही जो बोली जाती है वो इन चारों में से किस में बोली जाती है। अभी मैंने बताया हिंदी को हमने 5 कालखंडों में विभाजित कर दिया, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इन्होंने ये पूछा गया है कि मगही जो है वो इन चारों में से किस में बोली जाती है, तो आप लोग ट्राई करिए एक बार। चलिए, मगही जो है वो हमारी राजस्थानी हिंदी में बोली जाती है, ठीक है। यहाँ से ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को क्लास में करवा चुकी हूँ, याद ना आए तो एक बार आप लोग देख लेना कि मगही जो बोली जाती है वो कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है, हमारी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। चलिए, नेक्स्ट है हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश जो है उससे विकसित बोली कौन सी है। अर्धमागधी यानी कि आधा मगध, अर्ध मतलब आधा, मागधी मतलब मगध, आधा मगध का जो क्षेत्र है इसकी बात वो है, ठीक है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है, इसमें ये पूछा गया है। तो विकसित बोली हमारी बघेली, अर्धमागधी से जो विकसित बोली है वो है हमारी बघेली, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। हमारा जो भारत संघ है, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है, यानी कि हमारा जो भारत संघ है उसकी राजकीय भाषा किस प्रकार की है। कहने का मतलब ये है, देवनागरी लिपि में हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी, यहाँ पे हिंदी लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, अंग्रेजी है खाली, या फिर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों है। एक बात बताइए, आप लोगों को ये तो पता ही है कि राजकीय भाषा कौन सी है हमारी, जो हमारे राजकाज के कामों में प्रयोग की जाती है भाषा, वो है हमारी राजकीय भाषा। जो राजकाज के काम क्या होते हैं, जैसे सरकारी कामकाजों में जो भाषा इस्तेमाल की जाती है वो हमारी राजकीय भाषा है। अब आप लोगों को ये भी पता है कि संविधान में जो राज्य भाषा का दर्जा मिला है वो किसे मिला है, हमारी हिंदी को मिला है। संविधान में जो राजकीय भाषा का जो दर्जा मिला है वो केवल और केवल हिंदी को मिला है, इसके अलावा कोई भी अन्य भाषा नहीं है जिसे राजकीय भाषा का दर्जा मिला। तो हम हिंदी को देखेंगे। जब मैंने बोला खाली हिंदी को मिला है तो ये हिंदी और अंग्रेजी तो आने से गया, अंग्रेजी वो भी आने से गया, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिया है, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया, पहला जो ऑप्शन है वो क्या दिया है, देवनागरी लिपि में हिंदी, ठीक है, देवनागरी लिपि में हिंदी। तो यहाँ पे केवल जो भाषा दी है वो हिंदी दी है। अब आप कहोगे मैम ये कैसा ऑप्शन है, देवनागरी लिपि में हिंदी। तो एक बात बताओ, हमारी जो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, बस समझ समझ के और ध्यान से पढ़ के चलना है, जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है, समझ के और ध्यान से पढ़ के चलना है कि हमारी हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है भाई, देवनागरी लिपि है। तो भारतीय संघ की राजकीय भाषा जो है वो कौन सी है, हमारी देवनागरी लिपि में हिंदी है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए आगे की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बच्चों भाई दीर्घ स्वर नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है मूल दीर्घ स्वर। ये क्वेश्चन हमारा यूपीएसआई के पेपर में पूछा जा चुका है कि निम्न में से बताइए कौन सा हमारा मूल दीर्घ स्वर है। वहां ये पूछा गया था कौन सा है, लेकिन यहां मैंने दिया है मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। तो आप लोगों को सभी को पता है कि दीर्घ स्वर जो होते हैं, दीर्घ स्वर जो होते हैं वो होते हैं हमारे 7। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो हमारे 7 होते हैं। कौन सा? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये होते हैं हमारे कौन से? दीर्घ स्वर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोबारा से मैं बोलूंगी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर तो हो गए 7, लेकिन इन्होंने पूछा है मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर, तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या होती है हमारे 3, जिन्हें हम सजातीय स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो मूल दीर्घ स्वर हमारे 3 होते हैं। अब 3 में कौन कौन से? एक तो आ हो गया, बड़ी ई हो गया और बड़ा ऊ हो गया। ये 3 होते हैं हमारे मूल दीर्घ स्वर। मूल मतलब होता है मेन, जो हमारे मेन जो स्वर हैं दीर्घ, वो होते हैं हमारे ये वाले मूल दीर्घ स्वर। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए, अब मैंने बोला मूल दीर्घ स्वर, तो मूल दीर्घ स्वर का मतलब क्या है? मूल मतलब होता है मेन, जो हमारे मेन जो स्वर हैं वो हमारे केवल 3 होते हैं, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इन्होंने क्या पूछा है, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? भाई आ भी है, बड़ी ई भी है, बड़ा ऊ भी है, बचा क्या हमारा ओ। ओ जो है वो हमारा खाली दीर्घ स्वर है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज डी। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो आगे आता है हमारा प्लूत स्वर कौन सा है। तो प्लूत स्वर, भाई प्लूत स्वरों की संख्या होती है हमारी 8। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत ही कम बुक होंगी, इक्का दुक्का ही बुक होंगी जिसमें ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कौन सा है मैं बता देती हूँ कि प्लूत स्वरों की संख्या बताइए कितनी होती है। तो प्लूत स्वर होते हैं हमारे 8। 8 में कौन कौन से होते हैं? ए, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई,
ओ और औ, ये होते हैं हमारे प्लूत स्वर। ठीक है, प्लूत स्वर की संख्या याद रखना 8 होती है, क्योंकि ये वाली जो संख्याएं हैं बहुत ही कम बुक होती हैं जिसमें आप लोगों को ये वाली संख्याएं देखने को मिलेंगी। बाकी ये वाला क्वेश्चन तो आपको हर बुक में दिखाई देगा, ठीक, क्योंकि प्लूत स्वर हमारा होता है संस्कृत का, हिंदी का नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लूत स्वर की संख्या हो गई 8। 8 में कौन कौन से, जो 8 आप लोगों के सामने है। ठीक, अब इसमें क्या पूछा गया है, प्लूत स्वर कौन सा है। एक तो प्लूत स्वर का ये वाला क्वेश्चन आता है, दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है प्लूत स्वर में कि प्लूत स्वर का चिन्ह बताओ। तो ये जो प्लूत स्वर है ना, इसका जो चिन्ह होता है वो मैं इधर बना देती हूँ। एक तो ये होता है एस की तरह, एस मतलब कि वर्तुल रेखा, ठीक है, और एक होता है 3 की तरह। समझ में आ गया। प्लूत स्वर का जो चिन्ह होता है वो होता है एस या 3। अब ये एस या 3 का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने कभी पिक्चर में, किसी भी पिक्चर में, फिल्म में या फिर किसी भी नाटक में देखा हो, हम किसी को पुकारते हैं, पहाड़ पे जाके हम किसी को पुकारते हैं। जैसे राम नाम का कोई व्यक्ति है, अब इसे मैं पुकारूंगी तो कैसे पुकारूंगी, राम, ऐसी तो पुकारूंगी। तो आपको रे भी सुनाई दे रहा है, आपको मैं भी सुनाई दे रहा है। खिंचाव जो हो रहा है, ये वाली जो आखिरी मात्रा है ना, इसमें खिंचाव हो रहा है। ठीक है, तो जिस भी मात्रा में खिंचाव होता है उस मात्रा के आगे या तो हम ये एस बना देते हैं या फिर उसी मात्रा के आगे हम ये 3 बना देते हैं। आप लोगों ने पूजा पाठ की किताबों में देखा होगा, जब हम आरती पढ़ते हैं तो उसके अंत में या तो एस 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 ऐसे दिखाई देगा या ये 3 डंडे दिखाई देंगे। तो इनका मतलब यही होता है कि शब्द को हम अधिक देर तक उच्चारित करते हैं, यानी कि बोलते हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक, कोई दिक्कत, सारी चीजें क्लियर है। तो इसमें पूछा है प्लूत स्वर कौन सा है, तो प्लूत स्वर है हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, हम ए ऑप्शन को अगर हम उच्चारित करेंगे तो कैसे करेंगे, ओम। ठीक है, तो यानी कि इस ओ की मात्रा को अधिक देर तक उच्चारित करा, इसलिए बीच में इसके 3 बना दिया। ये ओम है, ये ओम ये जो है वो अयुम है, ये ओम है और ये ओम है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो है ओम। ठीक, तो प्लूत स्वर हमारा यही होता है। अब यहां तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है हमारा च छ ज झ इया का उच्चारण स्थान होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने स्पर्श व्यंजन जो है वो करवा रखे हैं कि च छ ज झ इया का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। क्लियर हो गया। जब आप बोलोगे च छ ज झ इया, तो आपकी जीभ जो है उसका बीच वाला भाग ऊपर की ओर तालु पे टच करेगा, यानी कि ऊपर की ओर उठेगा, और उठने का मतलब ये होता है उसका उच्चारण स्थान है तालु। नेक्स्ट है हमारा टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, यानी कि टा वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो जब आप बोलोगे ट ठ ड ढ अण, तो आपकी जीभ आगे से मुड़कर कहां पे छुएगी भाई, मूर्धा पे छुएगी, मूर्धन्य है। अब आप ये सोचोगे कि मूर्धन्य होता क्या है, तो देखो भाई ये हमारे हो गए ऊपर वाले दांत। ठीक है, ये हमारे हो गए ऊपर वाले दांत। अब ये ऊपर वाले दांतों पे आप लोग जीभ लगा के देखना, ये वाला जो जॉइंट है दांतों का, ऊपर वाले दांत जो है, जिस मसूड़े में हमारे दांत घुसे रहते हैं, वो वाला जो जॉइंट है, ये जॉइंट को हम लोग बोलते हैं वत्सर्य। समझ में आ गया। अब इसी वाले जॉइंट से अपनी जीभ आप लोग पीछे की ओर लेके जाना, ये हल्का सा उठा हुआ भाग आएगा। तो ये जो हल्का सा उठा हुआ भाग है इसे हम बोलते हैं मूर्धा। मूर्धा मतलब मूर्धन्य। ठीक है, अब क्या, जैसे हम कुछ भी कैड़ी सी चीज खा लेते हैं, चाहे वो हमने कैड़ी ब्रेड खा ली, चाहे हमने गोलगप्पे खा लिए, कुछ भी कैड़ा सा चीज खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारे ऊपर का भाग जो है वो छिला छिला हो गया। अब वो छिला छिला हमें क्यों लगता है,
वो जो छिला छिला भाग लगता है वही कहलाता है हमारा मूर्धा। इस मूर्धा से पीछे की ओर जाओगे, गड्ढा सा आ रहा होगा, उस गड्ढे को बोलते हैं हम लोग तालु। ठीक है, अब भाई टीचर लोग ये तो बता देते हैं कि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, लेकिन मूर्धा एक्चुअल में होता क्या है बच्चे को वो भी तो पता होना चाहिए। तो जब आप बोलोगे ट ठ ड ढ अड़ा, जीभ मुड़कर जो है कहाँ पे छुएगी, जो भाग हमारा छिल जाता है कैड़ी चीज खाने पर, तो वो कैड़ी चीज खाने पर जो भाग छिलता है उसे हम बोलते हैं मूर्धा। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प हमारा शुद्ध है? सै का उच्चारण स्थान दंते होता है, शै का होता है मूर्धा, शै का होता है तालु, चै का होता है कंठ हमारा। यानी कि इन्होंने पूछा है कौन सा विकल्प हमारा शुद्ध है। ये चीज जरूर ध्यान रखना, कौन सा शुद्ध है और कौन सा शुद्ध नहीं है, क्योंकि गलतियां यहीं जाकर हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कौन सा विकल्प हमारा शुद्ध है। तो भाई पहले चै से शुरू करते हैं। चै का जो होता है वो होता है, अभी मैंने बताया तालु। क्लियर है? अब इधर आ जाओ, ये वाला जो शै है इसका होता है मूर्धा। उल्टा हो गया यहाँ थोड़ा, ये देखिए मूर्धा इधर, ये इधर। ये वाला जो शै है इसका होता है तालु, यानी कि तालव्य। तो ये दोनों थोड़ा उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, बचा क्या हमारा सै। सै होता है हमारा दंत्य, क्योंकि जब आप बोलोगे सै तो सै जो है वो दंत और वत्सर्य दोनों होता है। वत्सर्य क्या दांतों पे टच करेगा प्लस दांतों के जॉइंट पे टच करेगा, तो सै का उच्चारण स्थान हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बढ़े आगे की ओर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। हिंदी वर्णमाला में छ से ढ, छ से ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? तो हम एक बार लिख लेते हैं। च, छ, ज, झ, इय, फिर ट, ठ और ड। ठीक है, यानी कि हमें जो बताना है वो किसके बीच में बताना है? छ से ढ के बीच में बताना है। छ से ढ के बीच में बताना है, ठीक बीच में कौन सा आता है? तो ठीक बीच में देख लो, तीन हमने इधर के हटा दिए, तीन हमने इधर के हटा दिए, बचा कौन सा हमारा? इया। तो ठीक बीच में हमारा कौन सा आता है? इया आता है। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग सा है, कुछ अलग हटके है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में देखो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। दोबारा बोलूंगे, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, ना ही कोई जल्दबाजी करनी है, ना ही हमारी कोई ट्रेन छूट रही है। आराम आराम से क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इतना भी आराम से नहीं, टाइम ड्यूरेशन वहां पे दी हुई होती है। क्वेश्चन को अगर जल्द करना है तो उसे थोड़ा समझ के करो। ठीक है ना? चलिए, इसका सही आंसर है इया। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो ये तो आप सभी को पता है कि अंतस्थ जो होते हैं, अंतस्थ जो होते हैं वो कौन कौन? चार होते हैं हमारे, य, व, र और ल। ठीक है, ऊष्म जो होते हैं वो भी हमारे चार होते हैं, श, श, स और ह। तो चार और चार कितने हो गए? 8। ये वाला क्वेश्चन आपके ये काफी पुराना है और एग्जाम में जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन काफी टाइम पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। और का मतलब होता है जोड़ने वाला, यानी कि इन दोनों को जोड़ के बताना है। तो चार तो ये होते हैं और चार ही हमारे ये होते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। मोहन हो गई हमारी संज्ञा, और संज्ञा कौन सी? व्यक्ति वाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी का भी नाम, वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन की विशेषता है कि वो परिश्रम भी है और परिश्रमी भी है और ईमानदारी भी है, यानी कि ये दोनों हो गए हमारे विशेषण। ठीक है, फिर इसमें क्या पूछा गया है? इसमें बालक दिया है, तो बालक भी हमारी क्या है भाई? संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? वो है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बालक का यहाँ पे कोई नाम तो दिया नहीं है, सिर्फ ओनली बालक बालक दे रखा है, तो बालक का मतलब जातिवाचक।
अब इसमें पूछा है व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए, तो व्यक्तिवाचक सीधी पता है आपको कौन सा है भाई, मोहन है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट है हमारा निम्न में संज्ञा शब्द बताइए। तो गंगा नाम दे रखा है, पुराना, नीला, मोटा, ये तीनों के तीनों हो गए हमारे विशेषण। वह घर पुराना है, उस घर की विशेषता हो गई पुराना है। साड़ी नीली है तो साड़ी की विशेषता हो गई नीली है। रमेश मोटा है तो रमेश की एक तरीके से विशेषता कह लो या कमी कह लो कि वो मोटा है, तो ये तीनों हो गए विशेषण। हमारा गंगा जो है वो संज्ञा शब्द है, क्योंकि किसी का नाम होता है संज्ञा। चलिए, घर, पहाड़ और नदी किस प्रकार की संज्ञा है? घर, पहाड़ और नदी। ना तो भाई देखो घर का नाम दे रखा, ठीक है, नाम देते खाली नाम नाम आता व्यक्ति में, ठीक, ना पहाड़ का नाम दे रखा ना ही नदी का नाम। तो जब भी किसी भी शब्द का नाम ना दिया हो तो वो कहलाता है हमारा जातिवाचक में, क्योंकि अगर किसी का नाम ना दिया हो तो फिर वो चला जाता है, वो चीज हमारी जाति में चली जाती है। और देखा होगा ये किसी का भाव भी नहीं है, ठीक है। गुण, गुण तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुणवाचक संज्ञा कोई होती नहीं है हमारी। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वो चीजें होती हैं जिनसे कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती है, जैसे कि तेल हो गया, दूध हो गया, दूध से कितनी सारी चीजें, मिठाई बनती है, पनीर बनते हैं, दही बनती है, ठीक है। और जी हमारी शराब हो गई, शराब से कितनी सारी दवाइयां बनती हैं, ठीक है। सोना हो गया, गोल्ड, गोल्ड से कितनी सारी चीजें, ईंटें हो गई, ईंटों से पूरा घर बनता है। तो जिनसे कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती है वो कहलाती है द्रव्यवाचक। तो घर, पहाड़, नदी, इनसे कोई दूसरी चीज तो बनाई नहीं जा सकती है, जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब आएंगे हमारी जातिवाचक में। अब जल्दी बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? चलिए, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। उचित जो शब्द है उसका भाववाचक बताना है। उचित मतलब होता है ठीक, तो ठीक का हमें भाववाचक बताना है, तो इसका होता है औचित्य। उचित का बन गया औचित्य। आपसे ये भी पूछ सकता है औचित्य शब्द में उपसर्ग बताओ। उपसर्ग प्रत्यय याद है ना, क्लास में सब करवा रखे हैं मैंने, ये इसकी क्या बोलते हैं, शुद्ध वर्तनी भी करवा रखी है। तो औचित्य को अगर अलग करोगे तो उचित प्लस यह, अब मैंने आप लोगों को बता रखा है ऊ होगा तो वह औ में बदल जाएगा, याद आया कुछ। और यह से पहले वाला वर्ण जो है वो हमेशा आधा होता है, तो देखो यह से पहले वाला वर्ण हमेशा आधा है, तो उचित से बन गया औचित्य। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा निजत्व संज्ञा शब्द है। निजत्व मतलब होता है अपना, निजता का अधिकार। आप लोगों ने जीएस में पढ़ा होगा निजता का अधिकार, तो निजता का भाववाचक होता है निजत्व, यानी कि इसका सही है भाववाचक, ठीक है। निज मतलब होता है अपना, खुद का। हमें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द है। रेखांकित मतलब कि अपशब्द, अपशब्द के नीचे रेखा है वो बताना है कि कौन सा शब्द है। तो अपशब्द मतलब होता है बुरे शब्द, अपशब्द मतलब होता है बुरे शब्द, ठीक है। तो भाई इसमें ये तो नहीं पूछा गया कि अप में बताओ खाली, ऐसे तो नहीं पूछा। अगर अप पूछता तब हम उपसर्ग पे लगाते, अगर अप पूछता तब हम लगाते अव्यय पे, कुछ भी लगा देते, दोनों ही हमारे सही है, क्योंकि उपसर्ग और अव्यय दोनों हमारे सेम होते हैं, एक जैसे, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, इन्होंने अगर पूछता कि अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, अप पे लगाता, तो अप मतलब होता है क्या, बुरा। अप मतलब होता है बुरा हमारा, ठीक है। तो बुरा जो है ये क्या है, हमारा विशेषण हो गया। बुरा जो है ये हमारा क्या हो गया भाई, विशेषण हो गया। तो अप तो खाली पूछा नहीं, पूरा पूछा है अपशब्द। अपशब्द मतलब बुरे शब्द, पूरे के अंदर पूछा है, तो ये होगी हमारी संख्या, ठीक है। अपशब्द मतलब क्या होता है भाई, बुरे शब्द। तो इसमें ये पूछा है अपशब्द में कौन सी सही है व्याकरण की दृष्टि से, कौन सा सही है, तो हमारी संज्ञा सही मानी जाएगी। निम्नलिखित से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग बताना है। जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। जवाब दे दिया, ठीक है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग को कैसे पहचानते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि शब्द की क्रिया अगर पुल्लिंग है तो शब्द भी पुल्लिंग, शब्द की क्रिया स्त्रीलिंग है तो शब्द भी हमारा स्त्रीलिंग।
तो जवाब दे दिया, दिया आ रहा है तो दिया हमारा पुल्लिंग, तो शब्द पुल्लिंग। गुलाब खिल गया, तो गया आ रहा है तो पुल्लिंग। हिसाब कर लिया, तो लिया आ रहा है तो पुल्लिंग। यानी कि तीनों शब्द, ये तीनों शब्द ये क्या है हमारे पुल्लिंग। बचा हमारा शराब, तो अगर मैं बोलूं शराब पी ली, ली आ रहा है तो हमारा स्त्रीलिंग, यानी कि सही जो विकल्प होगा वो हमारा शराब होगा, डी। ठीक है, चलिए लिंग बदलिए, शेर का लिंग बदलना है, तो शेर, ये तो कोई आप लोग बता ही देंगे, शेर का होता है शेरनी। ठीक है, चलिए कहार शब्द का लिंग बदलना है। कहार का क्या होता है भाई, कहारिन। ठीक है, कहार शब्द जो होता है उसका होता है कहारिन। ठीक, कहार मतलब ऐसा समझ लो जो बर्तन को बनाने वाला कुम्हार होता है उसे ही कहार कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन बताए। तो दिशा शब्द का बहुवचन रूप, ये तो आप लोग भी बता देंगे, दिशा का क्या हो जाएगा, दिशाएं। दिशाओं नहीं होने का, दिशाएं। जैसे हम बोलते हैं चारों दिशाओं में, गलत है ये हमारा। ठीक है, चारों दिशाएं सही हमारा जो होता है, तो दिशा का हो जाएगा दिशाएं। बाहा का बहुवचन, सामान्य बहुवचन है बाहा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना बाहा का हो जाएगा बाहें, तो बाहा का क्या हो जाएगा भाई, बाहें। ये सही ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, वह स्वतः ही जान जाएगा कि वह सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा में, वह सर्वनाम है। अच्छा, इसमें पूछा है वह स्वतः ही जान जाएगा में, वह जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। वह किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, अन्य पुरुष के लिए। ठीक है भाई, हमारा जो होता है उत्तम पुरुष वो होता है हमेशा बोलने वाला, मध्यम पुरुष होता है हमेशा सुनने वाला। जैसे कि मैं उत्तम हो गई, आप लोग मध्यम हो गए। अब इसमें पूछा है वह कौन होता है, जब उत्तम और मध्यम मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, अन्य के बारे में, तो ये वह जो है वो हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया यहाँ तक। वह स्वतः ही जान जाएगा, यानी कि किसी पुरुष के बारे में ही तो पूछा जा रहा है। चलिए, संबंधवाचक कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम बताना है कि कौन सा है हमारा। ठीक है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा। ठीक है, ऐसा न हो कोई आ जाए। भाई हमें नहीं पता कौन आएगा, लेकिन यहां दे रखा कोई आ जाए, तो कोई का मतलब क्या है, अनिश्चयवाचक। अगर आप लोगों को याद हो, अनिश्चयवाचक, हमें नहीं पता कौन आ जाए, बस इतना है कोई ना आ जाए। ठीक है, तुम क्या खरीद रहे हो, तो तुम क्या खरीद रहे हो में क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक। यह कोई काम नहीं है, यहां है, यहां कोई काम नहीं है, तो कोई का मतलब फिर से वही अनिश्चयवाचक। लेकिन इसमें पूछा है संबंधवाचक। संबंध मतलब संबंध बताने वाला, एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध बताना। वह कौन है जो रो पड़ा, तो यहाँ पे वह और जो दे रखा, ये दोनों संबंध स्थापित करने वाले शब्द होते हैं, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन। अब जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़े फिर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यानी कि हमें ये बताना है कौन सा वाक्य है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। सर्वनाम का प्रयोग। अब भाई आप लोगों को पता है सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, मैं क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा आज बरसात होगी, तो यहाँ पे आज के बारे में यानी कि समय का बोध करा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा नहीं होने का है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, यानी कि अगर मैं बोलती कि रमेश कल दिल्ली जा रहा है, तो रमेश संज्ञा हो जाती, किसी का नाम दे रखा है। लेकिन यहाँ पे रमेश ना दे गए, हमने क्या दे दिया, मैं दे दिया कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, यानी कि नाम नहीं दिया। नाम के स्थान पे प्रयोग किया जाए
नाम होती है हमारी संज्ञा और संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम। तो इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। घर का काम कर लो, घर जो है वो हमारा क्या है, संज्ञा है। सीमा और रीमा ये भी हमारी संज्ञा है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट आता है वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है, निश्चितता का जो बोध कराता है। तो वह एक अच्छा छात्र है, जल्दी से बताइए भाई यहाँ पे किसकी ओर इशारा कर रहा है, वह की ओर इशारा कर रहा है। हमें ये तो पता है अच्छा तो छात्र है, लेकिन कौन है अच्छा छात्र, वह अच्छा छात्र है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह। चलिए नेक्स्ट है हमारा चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द है, यानी कि चारित्रिक। ये देखिए यहां से मैंने ये वर्तनियां भी आप लोगों को कई बार पढ़ा रखी हैं कि इस शब्द की ये वर्तनियों की उपसर्ग प्रत्यय प्रत्ययों में जो पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो चरित्र शब्द में जब हम एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो बनता है चारित्रिक। चय का चा हो जाएगा, आ का डंडा लग जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय में पढ़ाया था याद हो तो, और इक इसमें जोड़ दिया तो चरित्र प्लस इक से बन गया चारित्रिक, यानी कि सही आंसर होगा इसका चरित्र। क्लियर है यहां तक सभी को? विशेषण बताइए, क्षम्य, फेन, शिक्षा या भ्रम। जल्दी से बताओ। क्षम्य मतलब कि क्षमा करना, जल्दी बताइए। इसमें हमारा जो विशेषण होगा वो होगा हमारा क्षम्य। फेन, शिक्षा, भ्रम ये जो होता है ये हमारा संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना? चल आगे है ग्लास में थोड़ा दूध है। वाक्य में रेखांकित शब्द में बताना है। तो वाक्य में जो रेखांकित शब्द है वो है थोड़ा। तो थोड़े को हम लोग नाप तोल सकते हैं, तो यानी कि परिमाणवाचक। परिमाण मतलब होता है मात्रा। मात्रा वो होती है जो नापी तोली जाती है, संख्या में गिनने वाली चीजें। संकेत यानी कि संकेत करना, किसी की ओर इशारा करना। गुण में गुण बताता है। तो यहाँ पे थोड़ा क्या किसके लिए प्रयोग किया जाता है, नापने तोलने के लिए, तो यानी कि परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। सर्वदा, सर्वत्र, इतना या गलत। अभी मैंने बताया थोड़ा हमारा परिमाण है, तो इतना भी तो परिमाण है। मैं बोलूं ग्लास में इतना सा दूध है, तो इतना क्या होता है कि नाप तोल सकते हैं उसे, तो इतना हो गया हमारा परिमाणवाचक। वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक सप्ताह बाद आया। तो इस वाक्य में जो है समय का बोध करा रहे हैं। कब आया भाई? एक सप्ताह बाद आया। याद हो क्रिया विशेषण की ट्रिक। तो कब आया? एक सप्ताह बाद आया। तो बाद इसमें क्या है? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? चलिए विधान मतलब जो होती है, मैं पहले विधान मतलब बता दूं। विधान मतलब होती है क्रिया। ठीक है, तो क्रिया करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द अब तो आप लोग सभी बता देंगे। इसका मतलब क्या है कि क्रिया, कोई भी क्रिया करेगा उसकी विशेषता बताने वाला क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। सिंपल सा है। ठीक है ना? विधान मतलब होती है क्रिया। ये चीज आप लोग याद रखना। जो मैं छोटी छोटी सी चीज लिख रही हूँ उसे नोट डाउन करते चलना नोटबुक में, और कोई चीज समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना? चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य बताना है। विशेष्य क्या होता है भाई? जिसकी विशेषता बताई जाती है। पौष्टिक, पाठकीय, भावुक या विषाद। भाई पौष्टिक, भावुक और विषाद ये तीनों हमारे विशेषण है। पाठकीय, पाठकीय मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी। ठीक है, तो पाठकीय हो गया हमारा विशेष्य शब्द। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य बताना है। कृशकाय मतलब कि जो व्यक्ति थोड़ा सा अपनी जो काया है उससे कहते हैं ना परेशान होता है। ठीक है,
तो वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य बताना है, तो यहाँ पे व्यक्ति के बारे में ही तो बताया जा रहा है भाई, जिसके बारे में बताया जाए वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पे व्यक्ति होगा, कृशकाय जो है ये हो जाएगा हमारा विशेषण, और दौड़ने लगा ये आप सभी को पता है हमारी क्या हो जाएगी, क्रिया। तो इसमें व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, व्यक्ति हो गया हमारा क्या, विशेष्य। ठीक है ना। चल, अच्छा आप लोग ये भी सोचोगे मैम वह भी तो दे रखा है, भाई किसी ने यहां ध्यान दिया कि बच्चों ये वह भी तो दे रखा है, वह कृशकाय व्यक्ति, तो वह के बारे में नहीं बता रहा। भाई मुझे एक बात बताओ, ये चीज मैं कई बार आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूं कि वह कौन है, तो वह जो है एक हमारा व्यक्ति है, जो व्यक्ति कैसा है, कृशकाय है, कृशकाय है, काया से अपनी मजबूर है, काया मतलब शरीर से मजबूर है, तो वह एक व्यक्ति है और व्यक्ति कैसा है, कृशकाय है। तो व्यक्ति को यहाँ पे किसके रूप में रखा, वह को यहाँ पे किसके रूप में रखा गया, व्यक्ति के रूप में। फिर व्यक्ति की विशेषता बता रहे कि व्यक्ति कैसा है, कृशकाय है, तो व्यक्ति यहाँ पे मेन है, इसलिए हमारा विशेष्य हो जाएगा व्यक्ति। समझ में आ गया। अगर व्यक्ति ना देता तो वह कृशकाय दौड़ने लगा, अगर ऐसे होता तब आप यहाँ पे आता वह, क्योंकि वह को वह के रूप में रखा गया है, लेकिन यहाँ पे वह को व्यक्ति के रूप में रखा गया है। अब जल्दी से बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है भाई, धातु कहलाता है। मूल रूप वो होता है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, जिससे क्रिया का जन्म होता है। जैसे कि हो गया नहा प्लस ना, तो हो गया हमारा नहाना, तो नहाना होगी हमारी क्रिया, ना हो गया प्रत्यय, और नहा जो हो गया वो क्या हो गया हमारा धातु। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि क्रिया क्या होती है, कि जिसका मतलब क्रिया छोड़ो, ये सुनो कि कोई भी शब्द है, नहाना शब्द है, नहाने का जन्म किससे हुआ, नहा से ही तो हुआ भाई। नहाना शब्द का जन्म नहा से हुआ, तो नहा जो है वो धातु शब्द कहलाएगा। ठीक है, हमारा जन्म मम्मी पापा से हुआ तो मम्मी पापा कहलाएंगे धातु। बस इतना सिंपल सा समझ लो। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, यानी कि इसमें क्या पूछा है, अकर्मक क्रिया बतानी है हमें। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाची ने मुझे पत्र लिखा है। जल्दी से इसमें से बताइए फटाफट से कौन सी हमारी अकर्मक क्रिया है। चलिए भाई, इस टब को पानी से भर दो, कर्म नहीं हो रहा है क्या इसमें? माँ बेटे को खाना खिला रही है, कर्म हो रहा है। चाची ने मुझे पत्र लिखा, इसमें भी कर्म हो रहा है। लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसमें तो कोई कर्म ही नहीं हो रहा है। क्रिया है, घड़ा भर रहा है, लेकिन घड़ा भरने वाला नहीं दिया है, कोई कर्म नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो जहां पर भी कोई कर्म नहीं होता, क्रिया होती है कर्म नहीं होता, वो क्या कहलाता है, हमारा अकर्मक क्रिया। अब जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जो हमने आज की क्लास ली सभी को अच्छे से समझ में आ गई? तो ये आज की क्लास पे आप लोग फोकस करना, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो मैंने कराई है वो रचनाएं कराई हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग आपसे, और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर। ठीक है ना, जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ एग्जाम में यही क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट हो के आते हैं, इनके अलावा कोई और दूसरा क्वेश्चन नहीं आता। बस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बदल जाती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो आप लोग रटने से अच्छा है कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानियां हम लोग बैठे हैं, आप लोग पूछिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।